पति देव जी, मैं अब यह गुलामी वाली जिंदगी नहीं जीना चाहती। रमन की शादी हो गई थी और उसकी पत्नी रागिनी घर की बड़ी बहू बनकर रमन के घर आ चुकी थी। रमन कुल 3 भाई थे। रमन सबसे बड़ा था, जिसकी पत्नी रागिनी थी। उसके बाद अमन था और उसके बाद संतोष। अमन और संतोष की अभी पढ़ाई कर रहे थे। रमन के पिताजी हजारी बाबू और माँ मालती देवी बहुत ही कड़क मिजाज थे। हजारी बाबू का अपना बिजनेस था, जिसमें कि रमन भी साथ ही काम करता था। हजारी बाबू काफी बड़े बिजनेसमैन थे और बिजनेस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। इसलिए रमन की पढ़ाई 12वीं के बाद छुड़वाकर उसे अपने बिजनेस में लगा दिया था। लेकिन रमन बिजनेस में मालिक बनकर नहीं, बल्कि हजारी बाबू का नौकर बनकर ही हजारी बाबू का काम करता था, वह भी बिना तनख्वाह का नौकर। रमन का बड़ा बिजनेस देखकर रागिनी के माँ बाप ने रागिनी की शादी हजारी बाबू के बड़े बेटे रमन से की थी। पर उन्हें नहीं पता था कि रमन अपनी दुकान में मालिक नहीं, बल्कि नौकर की हैसियत से रहता है और सब कुछ हजारी बाबू ने अपने हाथ में रखा हुआ है। और घर पर मालती देवी का राज चलता था। एक कप चाय भी रागिनी अपने मन से नहीं बनाकर पी सकती थी। रागिनी और रमन की अब शादी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी हजारी बाबू और मालती जैसे पहले पूरे घर पर अपना दबदबा रखते थे, वैसे ही अभी भी रखते थे। घर के एक एक फैसला मालती देवी करती थी। क्या खाना बनेगा, कितना बनेगा, क्या काम करना है, कैसे करना है, कहाँ कब करना है, कब सोना है, कब जागना है, किससे बात करनी है, किससे नहीं बात करनी है, कहाँ आना है, कहाँ जाना है, सब कुछ मालती देवी ही निर्णय करती थी। रागिनी को उनकी बात हर हाल में माननी होती थी। और इसी तरह दुकान में रमन अपने पिताजी का हजारी बाबू का गुलाम था। हजारी बाबू दिन भर रमन से गधा मजदूरी करवाते थे और उसे उल्टी सीधी बातें भी बोला करते थे। और पैसे का नाम पर रमन के पास कुछ भी नहीं होता था, क्योंकि हजारी बाबू का कहना था, खा पहन तो रहे हो, अच्छे घर में रह रहे हो, हमारे बाद तो दुकान तुम लोगों की ही है, तो पैसे लेकर क्या करोगे। उन्हें यह बात भी समझ में नहीं आ रही थी कि अब रमन की शादी हो चुकी है और उसके कुछ व्यक्तिगत खर्चे भी होते होंगे, क्योंकि हजारी बाबू और मालती देवी अपनी आइडियलगिरी को सही समझती थी। रागिनी को एक सैनिटरी पैड तक के लिए अपनी सासू माँ से पैसे मांगने पड़ते थे और उसे बहुत बुरा लगता था। और वैसे पैसे भी सासू माँ कभी देती थी और कभी यह कहकर कि हमने अपने ज़माने में यह सब कहाँ इस्तेमाल किया है, कपड़े सबसे बेहतर होते हैं, उसे पैसे भी नहीं देती थी। खून के आंसू रोती थी रागिनी और रमन से बोलती थी, क्या देखकर मेरे पिताजी ने इस घर में मेरी शादी कर दी। उन्हें लगता था कि उनकी बेटी राज करेगी, लेकिन यहाँ तो मैं खून के आंसू रो रही हूँ। बेकारी की जैसी हो गई है जिंदगी। रमन बोलता था, मैं क्या करूं, मुझे लगता था मम्मी पापा मेरी शादी के बाद सुधर जाएंगे, लेकिन हालात अभी भी जिस करते हैं। इसी बीच 1 साल बीत गया और रागिनी अब एक बच्चे की मां बन चुकी थी, लेकिन फिर भी घर के हालात वैसे ही थे। बच्चे के डायपर तक के लिए रागिनी को रोना पड़ता था और 10 बातें सुनने के बाद बच्चे का एक डायपर आता था। बच्चे की डिलीवरी के वक्त भी मालती देवी ने बहुत ड्रामा किया था, क्योंकि रागिनी के ऑपरेशन की बात डॉक्टर ने कही थी और मालती देवी ने कह दिया था, यह सब टिटिम मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। डिलीवरी नॉर्मल करवानी है तो करवाओ, ऑपरेशन के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। और रागिनी का दर्द से तड़प रही थी। डॉक्टर ने बोल दिया था, आप अपने मरीज को यहाँ से ले जाइए, क्योंकि इनका बच्चा ऑपरेशन से ही पैदा होगा, नॉर्मल नहीं हो सकता। फिर रागिनी के पिता ने ऑपरेशन के लिए पैसे दिए थे। बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई थी उस वक्त रमन को। साथ ही रागिनी के माता पिता को भी लगा था कि रागिनी की शादी में वह बुरी तरह से ठगे जा चुके हैं, पर अब क्या कर सकते हैं। इसीलिए बेटी की शादी करने से पहले अच्छे से जांच पड़ताल करनी जरूरी होती है। खैर, अब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, लेकिन घर के हालात जस के तेज थे। तीज त्योहार पर भी अगर मालती देवी और हजारी बाबू चाहते थे, तब रागिनी के बच्चे के कपड़े आते थे, नहीं तो
उन्हें पुराने कपड़े में ही त्योहार मनाने थे। किसी शादी ब्याह में रागिनी नहीं जा सकती थी क्योंकि वहां जाने के लिए रागिनी के पास पैसे नहीं होते थे। तड़प कर रह जाती थी। रागिनी रमन तो जैसे तैसे दुकान पर अपना काम करता था, पर औरत का दिल तो करता है ना मायके के रिश्ते में शादियों में जाने का, और पैसों की कमी के कारण रागिनी कभी भी नहीं जा पाती थी। और रमन रागिनी की इस तकलीफ को समझता था। अब बच्चा 3 साल का हो चुका था और उसके स्कूल के एडमिशन की तैयारी करनी थी। रागिनी चाहती थी कि बच्चे का एडमिशन किसी बड़े स्कूल में करवाया जाए, लेकिन हजारी बाबू का कहना था, मेरे तीनों बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े हैं तो क्या खराबी है, मैं फालतू के पैसे बच्चों के फीस के लिए नहीं देने वाला, बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। रागिनी ने बहुत कोशिश की, लेकिन हजारी बाबू और मालती देवी नहीं माने और मजबूरन रागिनी और रमन को अपने बेटे को सरकारी स्कूल में डालना पड़ा। रागिनी रमन से बोलती थी कि वह कहीं और प्राइवेट नौकरी कर ले, जब दिन भर गधा मजदूरी करनी ही है तो और उसके बदले कुछ भी नहीं मिलता, तो इससे अच्छा है अपना कुछ काम शुरू कर ले या कहीं और नौकरी कर ले, कम से कम कुछ पैसे तो मिल जाएंगे, हम माँ बाबूजी के ऊपर आश्रित तो नहीं रहेंगे। लेकिन रमन जब भी कहीं और काम करने की बात करता तो हजारी बाबू और मालती देवी का साफ कहना होता, कहीं और काम करना है तो मेरे घर में तुम नहीं रह सकते, जाकर अपने रहने का इंतज़ाम कर लो। और फिर मजबूरी में रमन को हार माननी पड़ती, क्योंकि रमन ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं पाया था। हजारी बाबू ने उसे पढ़ने ही नहीं दिया था, इसलिए वह कहीं आसानी से कोई नौकरी भी नहीं पा सकता था। हर तरह से मजबूर हो गए थे रमन और रागिनी। यह सब कुछ अमन और संतोष देखते थे और उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आता था कि माँ पिताजी कितना गलत कर रहे हैं रागिनी भैया और भाभी के साथ, और उन्हें पता था कि उनकी जिंदगी भी कल को इसी तरह खराब हो जाएगी। लेकिन रमन का है यह हाल देखकर वह उन दोनों ने समझदारी से काम लिया और अपनी पढ़ाई जारी रखी। 12वीं के बाद हजारी बाबू ने उनकी पढ़ाई भी छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने साफ मना कर दिया। हजारी बाबू ने फीस देने से मना कर दिया तो अमन और संतोष ने कोई प्राइवेट नौकरी पकड़ ली और खुद ही अपनी फीस का इंतज़ाम करने लगे, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी। और उन लोगों ने बोला, पिताजी हम अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे पर अपने पैसों से। उन्होंने रमन जैसी बेवकूफ़ी नहीं की, पढ़ाई छोड़कर, और कुछ सालों के बाद उन लोग दोनों को ढंग से कमाने खाने लायक एक एक नौकरी तो मिल ही गई थी, जिससे उनके अपने परिवार का गुजर बसर आसानी से हो सकता था। समय के साथ अमन और संतोष की शादी हो गई और उनकी पत्नियां भी घर में आ गईं। अमन और संतोष को बहुत अच्छे से अपने घर के हालात पता थे और रमन भैया और रागिनी भाभी का दुख का अंदाजा था। वह दोनों बोले भी करते थे, भैया भाभी आप लोगों के साथ बहुत गलत होता है, माँ पापा बहुत गलत करते हैं, आप लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ उन्हें पता था कि रमन की क्या मजबूरी है, इसलिए इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। अमन और संतोष की पत्नियों के साथ भी वही सारा खेल मालती देवी और हजारी बाबू ने खेलना शुरू किया, लेकिन अमन और संतोष ने काफ़ी दिनों से यह सब खेल देख रखा था। अमन और रागिनी के साथ माँ पापा को खेलते हुए, इसलिए उन दोनों ने तुरंत ही अपना घर अलग कर लिया, क्योंकि दोनों अच्छा कमाते खाते थे। दोनों ने अपनी अपनी पत्नियों को ले जाकर अलग अलग किराए का घर ले लिया था, जिसकी वजह से उनका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था।
और उन्हें उसी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा था जिस प्रकार की परेशानियां का सामना रमन और रागिनी कर रहे थे। रागिनी बहुत दुखी हो जाती थी कभी कभी और रमन से बोलती थी, तुम्हारे दोनों भाई कितने होशियार निकले, काश तुमने भी यही होशियारी दिखाई होती। रमन बोलता था, यह मेरी बदनसीबी थी कि मैं बड़ा भाई था और मुझे यह सब कुछ समझ में नहीं आया। उन दोनों को मेरी परेशानी देखकर समझ में आ गया कि उन्हें आगे क्या करना है। मैं खुश हूँ कि कम से कम मेरे दोनों भाई तो अपने परिवार के साथ चैन की जिंदगी जी रहे हैं। रागिनी बोलती थी, हाँ वह तो है, लेकिन अब मैं और हमारा बच्चा, हम तो जिंदगी भर परेशानी झेलने के लिए ही हैं। अमन और संतोष के भी अब बच्चे हो चुके थे और दोनों अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे। रागिनी को बहुत दुख होता था क्योंकि इतनी संपत्ति होने के बाद भी वह अपने बेटे को अपने मनचाहे स्कूल में नहीं पढ़ा पाई थी, न ही बेटी का कोई शौक पूरा कर पाती थी। कभी अमन और संतोष के बच्चे आते थे तो उनके महंगे कपड़े देखकर रमन को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता था। अमन और संतोष को पता था रमन की परेशानी। कभी कभी वह रमन के बच्चे के लिए महंगे कपड़े लेकर आते थे, लेकिन कोई कब तक दूसरे के बच्चे के लिए कर सकता है। सबके अपने खर्चे होते हैं। यह बात रमन और रागिनी बहुत अच्छे से जानते थे। अमन और संतोष रमन और रागिनी की बहुत इज्जत करते थे, लेकिन वह लोग भी मजबूर थे, चाहकर भी उनकी कोई मदद नहीं कर सकते थे। रमन कई बार अमन और संतोष से बोलता था कि कहीं कोई जुगाड़ हो तो मेरी भी कोई नौकरी लगवा दो। मैं अब इस घर में नौकरों की जिंदगी नहीं गुजार सकता। मेरा परिवार बर्बाद हो रहा है। मेरी पत्नी एक एक चीज के लिए तरसती है। मेरा बेटा एक खिलौने के लिए तरस जाता है। मुझे भी यहाँ से निकलना है। अमन और संतोष बोलते थे, भैया हमें पता है आप बहुत परेशानी में हैं। माँ पापा कभी नहीं सुधरने वाले, लेकिन हम भी मजबूर हैं। आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है और जितनी आपने पढ़ाई की है उसमें आपको कोई बहुत बड़ी अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। घर खर्च चलाना मुश्किल हो जाएगा। घर का किराया ही अच्छा खासा लग जाता है और हम लोग भी इतना नहीं कमाते हैं कि आपकी कोई आर्थिक मदद कर सकें। बस अपना खर्चा जैसे तैसे चला लेते हैं। रमन बोलता था, हाँ भाई मुझे पता है, तुम लोगों से अगर बन पड़ता तो तुम लोग मेरी मदद जरूर करते। खैर दिन इसी तरह से गुजर रहे थे। रागिनी, रमन और उनका बच्चा बंधुआ मजदूर की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन अब रागिनी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था क्योंकि अब बात उन तक नहीं, उसके बच्चे तक आ चुकी थी। बच्चा बड़ा हो रहा था और एक एक चीज के लिए तरस रहा था और मम्मी पापा के सामने अक्सर रोया करता था। रागिनी ने रमन से बोला, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरे पिताजी ने अच्छे खासे जेवर दिए हैं मेरी शादी में, कम से कम 10 लाख की तो होंगी। तुम उन जेवरों को बेचकर और थोड़े बहुत बैंक से लोन लेकर अपना बिजनेस शुरू करो। इतने दिनों से बिजनेस कर रहे हो, अच्छा अनुभव है तुमको, जरूर हमारा बिजनेस चल निकलेगा। रमन ने बोला, तुम सही बोल रही हो, मैं भी यही सोच रहा हूँ और जब बिजनेस चल जाएगा तो तुम्हारे सारे जेवर फिर से बनवा दूंगा। रागिनी ने बोला, जेवरों को छोड़ो, तुम बस अपना बिजनेस शुरू करो। मैं अब यह गुलामी वाली जिंदगी नहीं जीना चाहती, ना ही अपने बच्चे को जीने देना चाहती हूँ। रागिनी ने अपने सारे जेवर जो कि मालती देवी ने रखे थे मालती देवी से मांगे, लेकिन मालती और हजारी बाबू को बहुत अच्छे से अंदाजा हो गया था कि रागिनी और रमन क्या
करना चाह रहे हैं और मालती और हजारी बाबू कभी नहीं चाहते थे कि रागिनी और रमन अपने पैरों पर खड़े हों, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि उनके हाथ से दो बंधुआ मजदूर निकल जाएंगे जो दिन भर उनके जी हाजिरी करते हैं और उनका हुक्म बजाते थे। बाकी के दोनों बेटे तो पहले ही अलग रह रहे हैं। बड़ा बेटा और बहू भी उनसे अलग होने में देर नहीं करेंगे। मालती देवी ने साफ मना कर दिया। कौन से जेवर, कैसे जेवर? मालती देवी ने बोला, मैंने तुम्हारे जेवर नहीं रखे हैं बहू, तुम्हारे जेवर हैं, तुम जानो। रागिनी ने बोला, यह आप क्या बोल रही हो माँ जी? शादी करके आते ही साथ ही आपने मुझसे सारे जेवर ले लिए थे संभाल कर रखने के लिए, उसके बाद से आज तक आपने मुझे नहीं दिए हैं। मालती देवी ने बोला, बकवास मत करो, मैंने तुम्हारे कोई जेवर नहीं रखे हैं। साफ झूठ बोल गई मालती देवी, सिर्फ इस लालच में कि कहीं रागिनी और रमन अपने पैरों पर खड़े हो गए तो बुढ़ापे में उन्हें पूछने वाला कोई नहीं होगा। खुद में सुधार लाना उन्होंने जरूरी नहीं समझा कि अब रमन को दुकान की जिम्मेदारी देकर खुद आराम करे। उन्हें तो बंधुआ मजदूर चाहिए थे जो उनका काम भी करे और उनकी जी हाजिरी भी करे, साथ ही साथ बुढ़ापे में उनका ख्याल भी रखे। रमन और रागिनी ने बहुत विनती की मालती देवी और हजारी बाबू के सामने, लेकिन वह दोनों नहीं माने कि जेवर उनके पास है। रमन ने अपने भाइयों को फोन करके सारी बात बताई। रमन के भाइयों ने भी माँ पापा से बात की, लेकिन उन लोगों ने साफ बोल दिया कि हमारे पास कोई जेवर नहीं है। दोनों भाई जानते थे कि माँ बाप झूठ बोल रही हैं, अपने स्वार्थ में इतना बड़ा पाप कर रहे हैं, लेकिन कोई क्या कर सकता है। मालती देवी और हजारी बाबू को लग रहा था कि जीवन भर उनका यही गुलामी रमन और रागिनी झेलते रहेंगे और उनकी तूती बोलती रहेगी, लेकिन हर किसी के बर्दाश्त की एक सीमा होती है। रमन और रागिनी बहुत सीधे थे और इस सीधेपन का बहुत ज़्यादा फायदा मालती देवी और हजारी बाबू ने उठा लिया था। रमन और रागिनी को पता था कि अभी भी वह दोनों मालती देवी और हजारी बाबू से लड़ नहीं सकते, क्योंकि उन्हें लड़ना झगड़ना आता ही नहीं था। वह अंदर से टूट चुके थे, लेकिन वह अंदर रमन और रागिनी की जिंदगी के शादीशुदा जीवन के लगभग 10 साल बीतने को आए थे, लेकिन 10 सालों की जिंदगी में उन्होंने खून के आंसू के अलावा कुछ भी नहीं मिला था और आज उनका बच्चा एक एक खिलौने के लिए तरसता था। बिल्कुल अवसाद से घिर गए थे रमन और रागिनी। रागिनी और रमन का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। माँ बाप अपने स्वार्थ में इतने हद तक नीचे गिर जाते हैं कि यहाँ तक नहीं सोचते कि हम अपने बेटे बहू को कितना ज़्यादा दबा रहे हैं। हर किसी की एक जिंदगी होती है, हद से ज़्यादा किसी की जिंदगी में दखल देना गलत है। लेकिन हजारी बाबू और मालती देवी को लगता था कि जब तक हमारे साथ हाथ पैर सही सलामत है, हम रमन और रागिनी को अपने हिसाब से रखेंगे और जब हाथ पैर काम करने बंद कर देंगे उसके बाद भी फिर पैसे कौड़ी का सारा हिसाब किताब अपने पास रखेंगे। भले दुकान रमन संभालेगा और घर रागिनी, और हमारे गुजर जाने के बाद इन दोनों के हाथ में कुछ आएगा, नहीं तो हमें कोई नहीं पूछने वाला अगर हमने अभी अपने हाथ खाली कर दिए। ठीक है, ऐसा हर कोई सोचता है, लेकिन मालती देवी और हजारी बाबू कुछ ज़्यादा ही निस्ता पर उतर आए थे रमन और रागिनी को अपना गुलाम बनाकर रखने के लिए। रमन और रागिनी पूरी तरह से टूट चुके थे। आज सुबह जब मालती देवी उठी तो रमन का रूप अंदर से बंद था। रोज सुबह तो रागिनी उठकर घर में झाड़ू लगा रही होती थी, पर आज सन्नाटा छाया हुआ था। मालती देवी को कुछ शक हुआ। उन्होंने कमरे का दरवाजा
जोर जोर से ठोका पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। अब मालती देवी को थोड़ी घबराहट हुई। वह हजारी बाबू को बुलाकर लाई। हजारी बाबू ने भी जोर जोर से रमन के कमरे का दरवाज़ा ठोका पर अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। अब तो हजारी बाबू की भी हालत खराब हो गई थी। उन्होंने जल्दी से अमन और संतोष को फोन लगाकर सारी बातें बताई। अमन और संतोष दौड़कर घर आए। पुलिस आई, दरवाजा तोड़ा गया। अंदर कमरे में रमन, रागनी और उनके बच्चे की लाश पड़ी हुई थी। अपने माँ बाप के अत्याचारों से तंग आकर रमन ने अपने परिवार के साथ खुदकुशी कर ली थी। रमन ने अपने परिवार को कोई जहरीला पदार्थ पिला दिया था और खुद भी पी लिया था। साथ में एक पत्र रखा हुआ था जिसमें रमन ने अपने घर की स्थिति लिखी हुई थी और बताया था किस तरह से मालती देवी और हजारी बाबू ने उनकी जिंदगी नरक बना रखी थी सिर्फ अपना हुक्म चलाने के लिए। किस तरह से उन्हें बिना पगार का नौकर बनाकर रखा था और मजबूर कर दिया था अपनी जान देने के लिए। रमन ने साफ साफ पत्र में लिखा था कि वह आत्महत्या कर रहा है अपने परिवार के साथ, लेकिन इसके पीछे उसके माता पिता जिम्मेदार हैं। उन लोगों ने उन्हें इतना मजबूर कर दिया है कि उससे मजबूरी में अपने परिवार को ख़त्म करना पड़ रहा है। ऐसा माँ बाप ईश्वर किसी को ना दे। यह सब कुछ देख सुनकर मालती देवी और हजारी बाबू वहीं जड़ हो गए। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी खुदगर्जी इस हद तक बढ़ जाएगी कि उनका यह अंजाम होगा। अमन और संतोष बोल रहे थे, लो कर लो अपने सारे शौक पूरे, रख लो अपने दबाव में अपने बेटे बहू को नौकर बनाकर। हो गई ना आप लोगों की इच्छाएं पूरी। वह तो अच्छा हुआ कि मैं और संतोष समय रहते इस घर से निकल गए, क्योंकि हमने रमन भैया और रागनी भाभी की हालात देख ली थी। और अगर हमने यह कदम नहीं उठाया होता तो आज यहाँ आपके बड़े बेटे बहू की जगह तीनों बेटे बहू और उनके बच्चों की लाश पड़ी होती। आप लोग माँ बाप कहलाने के लायक नहीं हैं। बेटे बहू को अपने कंट्रोल में रखने के लिए इस हद तक मजबूर कर देना कि वह अपनी जान ही दे दे, कहाँ तक जायज है। हजारी बाबू और मालती देवी अपनी सुध बुध खोए बैठे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था ऐसा कुछ हो जाएगा। एकाएक हजारी बाबू जोर जोर से चिल्लाने लगे, क्या करूँगा इस करोड़ की संपत्ति का? यह क्या कर लिया तुमने? सब तुम्हारा ही तो था रमन, तुमने ही तो शुरू से मेरा साथ दिया था। मैं तो सोचता था सब कुछ तुम्हारे नाम करके जाऊँगा, क्यों चले गए तुम इस तरह से? मालती देवी भी जोर जोर से रोने लगी। लेकिन आप लोगों को अभी भी अपनी गलती समझ में नहीं आ रही है। हजारी बाबू बार बार घस खाकर गिर जाते हैं और मालती देवी वह तो एकटक रमन के परिवार की ओर देख रही थी और सोच रही थी, यह सब कुछ क्या हो गया? किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पूरे मोहल्ले में हाहाकार मच गया था। लेकिन अमन और संतोष का कहना था कि इन सब में गलती सिर्फ और सिर्फ मालती देवी और हजारी बाबू की थी और शायद अमन और संतोष का कहना सही था। मालती देवी और हजारी बाबू के अड़ियल रवैये की वजह से आज अमन का हंसता खिलता परिवार खत्म हो चुका था। बेटे बहू के परिवार पर दबाव बनाकर रखो, पर इतना नहीं कि उन्हें अपनी जान देनी पड़े, नहीं तो सिवाय पछताने के कुछ भी हाथ नहीं आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।